नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का 16वां अध्याय, लेखिका आशापूर्णा देवी। इसके पहले कह दिया है आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नक्षत्र ने कहा, मऊ तेरी बुआ भी क्या बला है। अरे उस दिन उस चक्र की बात पर मेरा दिमाग चाटती रही और अब वहाँ का उत्सव देखकर पगला सी गई है। उसने वैसा आरती नृत्य जीवन में पहली बार देखा है। लगता है अपने घर में ठीक से रुक नहीं पाई, इसलिए मेरे घर आकर माँ, चाची, काकी, दादी से चिपकी बैठी रही। कह रही थी हमारी वह परमा काकी माँ या शायद कोई और ऊंचे मंच पर सिंहासन पर विराजमान गुरुदेव के बगल में खड़ी होकर उन्हें चवर डुला रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी, एकदम देवी की तरह। मैंने उसे डपट दिया, तो फालतू की बातें रहने दे। तो तेरे इम्तिहान का नतीजा आने में और कितनी देर है? पता नहीं, पहले तो यही बताया कि आने वाली 14 तारीख को नतीजा निकलेगा, लेकिन वह निकला कहाँ। पता नहीं क्या बात हो गई, भगवान जाने। और तेरी पढ़ाई रटाई कैसी चल रही है? इस बार तो फर्स्ट ईयर में। मेरी बात जाने दे, तू अपना रोना गाना देख। मेरी तो इच्छा यही होती है कि तुझे अपनी 12वीं से घसीट कर 10वीं में डाल दूँ। क्या कहा? मुझे 10वीं में डाल? वह अकबका कर बोला। उसके हैरानी से बाएं मुंह पर एक तमाचा मारने की अपनी जोरदार इच्छा को दबाते हुए मैंने कहा, और नहीं तो क्या। वह फटका कहाँ का फन्ने खा है, उसे देख। और मेरे भैया, वह वाला तुझसे कितने बड़े हैं, यही कोई 1.5-2 साल, लेकिन देख किस कदर सज धज कर दफ्तर निकल जाते हैं। उनका सारा देशोद्धार गंगा नहाने हरिद्वार चला गया। अब नखा, अरे भाई, अब हर कोई तो भाईया भतीजा नहीं हो सकता। भले ही ना हो, लेकिन अपने मन का जोर भी तो होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या लायक बनने की चाह मन में नहीं होती? नक्खा ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, इससे तेरा भला क्या बनेगा या बिगड़ेगा? तूने तो पहले से ही कसम खा रखी है कि तू चिरकुमारी रहेगी। अरे यह क्या बात हुई? इससे जी जहान में कोई आग नहीं लगेगी? तो भी मैं उसे मनाते हुए कहती रही, हाँ, बॉन्ड पर दस्तखत करके तेरे पास रख छोड़ा है ना, तभी तो मेरी नानी प्यार से कहती है, नक्खा बेचारा किस्मत का मारा। बात यह है कि मेरा मन इस घर में घड़ी भर के लिए भी नहीं रहना चाहता। तो कुछ समझा कि नहीं? उसने अपना सिर हिला दिया। एकदम नहीं। अच्छा, अब समझा, यह घर छोड़ना पड़ेगा, यही सोच सोच कर तू। देख नक्खा, आदमी कोई ईंट पत्थर या गारा तो नहीं होता। वह जिस सांचे में ढला है उसी आकार में बना रहेगा। उसने अचानक कहा, नहीं, तुझे तो किसी कीमत पर घर छोड़ना ही होगा। दरअसल तेरी बातचीत का ढर्रा धीरे धीरे तेरी बुआ की तरह होता जा रहा है। अभी पल भर में तोला तो अभी पलक झपकते माशा। यह तो बड़ा जोखिम भरा मामला है। अब सोच रही हूँ सचमुच ऐसा ही है। मैं भी तो अचानक कितनी बदल गई हूँ, आकाश से पाताल की तरह। मैंने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना, और अब यह घर मुझे इस तरह जकड़कर तंग कर रहा है। मैं कभी कभी यह सोचने लगी हूँ कि नक्षत्र बड़ा होने में इतनी देर क्यों लगा रहा है। अगर वह जल्दी से बड़ा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बड़ी हेटी होगी। पता नहीं कौन कहाँ बैठकर कैसे कैसे मज़े उड़ा रहा है। पिछले कई दिनों से जो बुआ अपने पति महोदय के ना आने के गम में अधमरी हो गई थी और उठते बैठते पति को बेहया और बेदर्दी कहते नहीं थकती थी, वही बेचारा जब एक दिन घर आ पहुंचा तो पतिव्रता बुआ जी घर से नदारद थी। माँ ने कहा, लो देखो तमाशा, इतने दिनों से तुम्हारी घरवाली मारे विरह के जाने को उतारू थी, वही आज गायब है। अरे तुम कह रहे हो कि आज ही वापस चले जाओगे, और इधर तुम्हारी घरवाली वह आखिर गई कहाँ? फूफा जी ने निराशा भरे स्वर में पूछा, और जब उन्हें उत्तर सुनने को मिला तो उन्होंने सिर पीट लिया। सर्वनाश, आखिर वहाँ क्यों गई? भाई साहब ने उन्हीं के बहकावे में या दिखावे में तो घर छोड़ दिया है, फिर बहन के वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? वह पलक झपकते कहीं दीक्षा विक्षा तो नहीं ले लेगी ना? माँ हंस पड़ी, फिर बोली, पागल हो गए हो तुम, यह सब क्या इतना आसान है? लेकिन तुम इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? फूफा ने कातर भाव से कहा, अगर आप मेरी परेशानी को समझ पाती तो ऐसा सवाल नहीं करती। फूफा जी का रंग गोरा है और नाक नक्श तीखे हैं, लेकिन चेहरा गोल है। उन्हें देखकर छिले हुए आलू की याद आती है। कुल मिलाकर एक भोली भाली उपस्थिति, सादगी और ईमानदारी की जीती जागती तस्वीर। माँ ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, अभी अभी तो शादी हुई है और अभी से परेशानियाँ शुरू हो गई। और नहीं तो क्या, शादी से ही तो परेशानी शुरू हुई है। पता है, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि शादी के समय यहाँ से जो पलंग, बिछावन, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सामान दिए गए थे, उन्हें सीढ़ी से यहाँ वापस लाना है। आप ही बताइए, ये कैसी मुसीबत है?
इधर मैंने घर में बता रखा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है, इसलिए वे अपने मायके में है। अब अगर मैं ये सारे सामान लाने की तैयारी करूं तो लोग क्या कहेंगे? माँ ने आश्चर्य से पूछा। तुम पिछले 7-8 हफ्तों में उसकी बीमारी की बात रटते रहे हो, और उपाय भी क्या, मैं कहता भी क्या? इधर मैं भी हैरान रह गई थी। अभी तो यह आदमी कैसा भोला भाला और सादगी की मूरत नजर आ रहा था, जबकि वह माँ, बुआ और अपने घर वालों से लगातार झूठ बोलता आ रहा है। क्यों, तुमने अपनी बदली की बात नहीं बताई? माँ ने धीरे से पूछा। यह सब कुछ तो धीरे से धीरे ही बताना होगा। अचानक इस बदली और बदलाव के बारे में सुनकर मेरी माँ कितनी अपसेट हो जाएगी, यह सोच सोचकर और भी परेशान हो। आपकी ननद के दिमाग में पता नहीं रह रहकर क्या सोचता है। अकेली गृहस्थी बसाएगी। लगता है बुआ की अनुपस्थिति में अपने मन की सारी बातें यह आदमी खोल कर रख देना चाहता है और शायद तनाव से मुक्त होना चाहता है। दरअसल मैं अजीब जंजाल में फंस गया हूँ। मैंने यह देखा कि इस बुजुर्ग आदमी को माँ बालकों जैसा स्नेह प्रदान करती रही है। माँ के वैसे भी कोई भाई नहीं है, अगर उनके कोई छोटा भाई होता तो उसे ऐसा ही स्नेह मिलता। माँ ने फूफा जी के सामने खाने की थाली रखी। गर्मा गर्म पूरियाँ, बैगन के चक्के, आलू की सब्जी और अंडा करी, साथ ही मिठाई भी। इतना ज़्यादा? फूफा जी ने आपत्ति की। आपने इतनी तकलीफ क्यों की भला? आखिर इतनी चीज़ें बनाने की ज़रूरत थी? ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, मुझे थी भाई, माँ ने उत्तर दिया। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं समझ गई कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। तुम पहले आराम से खाओ तो सही। इसके बाद माँ ने पंखे की रफ्तार बढ़ा दी। फिर वह फूफा के पास आई और हंसकर बोली, एक कहावत है ना, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, वही बात लागू हो रही है। तुम्हारे लिए जो जी का जंजाल है, मेरे लिए वही मुक्ति का साधन है। अनिमेश अनिमेश यानी फूफा जी, जो थाली में पूरी के साथ बैगन का चक्का लपेट रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने पूछा, आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं। कैसे नहीं समझे? तुम देख नहीं रहे हमारे घर संसार का बंधन? यह जिसकी गृहस्थी थी, वे तो बड़े मजे में इससे अलग थलग हो बैठ गए, और मैं यहाँ बैठी बेगार खट रही हूँ। कुकू अगर यहाँ ठीक से अपनी गृहस्थी जमा ले तो मुझे भी अपने 3 बेटे बेटियों के लिए वैसे कोई चिंता नहीं रहेगी। कुकू अपने भतीजे भतीजियों को जी जान से चाहती है, और ऐसा हो जाए तो मैं भी बड़े आराम से जब चाहे अपनी आंखें मूंद सकती हूँ। आंखें मूंद सकती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। फूफा हैरान दिखे। इसमें समझने का ऐसा क्या? मैंने हंसते हुए कहा, इसका मतलब तो एक ही है और सबको पता है। फूफा जी ने पानी का गिलास ठक से खाने वाली मेज पर रखा, नाराजगी के साथ कहा, अच्छा तो आंख मूंदने की उम्र हो गई है क्या आपकी? अरे, इस काम में भी उम्र में की कोई पाबंदी होती है क्या? मेरी तो सचमुच यह बहुत बड़ी चाह है कि कब मैं एकदम शांत और निश्चिंत भाव से अपनी आंखें मूंद पाऊँ। फूफा जी की नाराजगी अचानक गायब हो गई और वह अचानक पिघलते हुए बोले, मुझ पर दया कीजिए और इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको देखकर मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। आप तो मुझे शांति की प्रतिमा दिखाई पड़ती हैं। माँ ने अपना हाथ कपाल पर दे मारा और बोली, हे भगवान, जिसके सीने में अशांति की आग धू धू जल रही है, तुम्हें वह शांति की प्रतिमा जान पड़ती है? जी हाँ, मुझे तो जान पड़ती है, फूफा जी ने गंभीर स्वर में कहा। दरअसल ज़्यादातर महिलाओं में मैंने अशांति का भाव देखा है, और वे ही अपनी पसंद और नापसंद का दोष भी मढ़ती हैं, और इससे मेरी माँ या मौसियाँ में भी किसी से कम नहीं। किसी को अपने सामने न पाकर वे भगवान को ही उनके खिलाफ कोसती रहती हैं। और आपकी ननद तो खैर उसकी बात जाने दीजिए, लेकिन मैंने देखा है कि आप किसी को कोई दोष नहीं देती, एकदम शांत और स्थिर बनी रहती हैं। आपको देखकर तो मेरे मन में भी भक्ति जग उठती है। माँ हंस पड़ी और खुश भी हुई, और फिर बोली, अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर कोई कवि तो नहीं बैठा है? ऐसा है भाई साहब, कभी कभी मुक्ति के लिए मेरा जी भी छटपटाता है। और अरे मऊ, हाँ बेटा, रसोई घर में पूरियाँ पड़ी हैं, ले तो आ। अरे नहीं नहीं, पहले ही बहुत खा चुका, कुछ नहीं खाया तुमने। कम से कम 2 पूरियाँ तो और खानी पड़ेंगी, चल जल्दी ला के दे, और सब्जी भी। इसके बाद फूफा जी को मसाला पान भार भी थोड़ी सी दे देना। मुझे हंसी आ गई। क्यों नहीं आती भला? माँ जैसी महिला की मुक्ति, एक आदमी को पकड़ धक्कड़ कर उसे जी भरकर खिलाना ही जिसकी खुशी रही, जिसे पान भार मसाला की बात तक याद रहती है, उसकी भला मुक्ति? अपने बेटे बेटियों के मामले में तो वह जरा सा भी कोताही नहीं बरतती। भैया इन दिनों दफ्तर जाने लगे हैं, और माँ सवेरे से ही रसोई घर में खाना बनाने को जुट जाती है, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी या हड़बड़ी ना हो। बुटकी की तो बात ही अलग है। अभी भी रात बेरात उठकर माँ उसके कपड़े लत्ते तकिए चादर सहेजती रहती है, और मुझ जैसी शैतान लड़की की भी एक एक चीज़ और बेवकूफ़ियों पर पूरी नज़र रहती है। किस जतन से मेरे बाल और घने चमकीले होंगे, किस उपाय से
मुहासों के दाग मिट जाएंगे। कॉलेज जाते समय मेरा पहनावा साफ सुथरा है कि नहीं, मुझ पर क्या फबेगा, सब कुछ। और यह सारी देखभाल वह बड़ी खामोशी से करती रहती है। ओ मेरी माँ, मेरी जननी, तू तो हर तरफ से माया के बंधन में जकड़ी है, बुरी तरह। तुम्हारी मुक्ति तो असंभव है माई। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब भी नक्षत्र के साथ जहाँ जी में आए बैठकर बात कर लेती हूँ। और इस तरह इस बात को लेकर माँ कभी भी मुझे कुछ नहीं कहती। और भला क्यों? कभी किसी दिन यह नहीं कहा कि तू अब बड़ी हो गई है, यह सब तुझे अब शोभा नहीं देता। लगता माँ को ये सब देखने का आदत हो गई है। लेकिन इन दिनों कभी कभी मुझे नीचे वाले कमरे में उसके साथ अकेले बातें करते हुए ऐसा लगने लगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। देह कपकपा उठती है। हालांकि मैं किसी तरह की कोई छेड़छाड़ या गुस्ताखी नहीं करती। हाँ, एक आध थप्पड़ जरूर जड़ देती हूँ बस। पर अब अजीब लगता है, और शायद इसलिए बुआ ने एक दिन मुझसे कहा था, ओ माऊ, तू अब भी उस नक्षत्र के साथ इधर उधर भटकती रहती है, तेरी उम्र नहीं हुई? मैं उसकी बात सुनकर नाराज हो गई। और कैसे ना होती भला? मैंने भी पलटकर जवाब दिया, इसमें भटकने की क्या बात है, मैं तो वैसी हूँ जैसे पहले थी। वाह, आदमी क्या हमेशा एक जैसा ही रहता है? उसके घर के लोगों की भी तारीफ करने की इच्छा होती है, तब उसे कुछ क्यों नहीं कहते? उस लंबे चौड़े जवान छोकरे के क्या और कोई यार दोस्त नहीं है? बस ले देकर उसे यहीं एक सियानी बेपरवाह लड़की मिली। मैं और तेज पड़ गई। लड़की हुई तो क्या हुआ? क्या लड़की इंसान नहीं होती, हाड़ मांस की नहीं होती? उसके कोई दोस्त नहीं हो सकता? जुबान लड़ाने में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता, कहकर बुआ ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। अगर कोई सामने आकर कहे तो उसे कड़े शब्दों में टका सा जवाब दिया जा सकता है, लेकिन बातों या सवालों का कोई जवाब न देना और चुप्पी साध लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ क्यों कुछ नहीं कहती मुझसे? माँ मुझ पर शक क्यों नहीं करती? मुझे तो बस यही जान पड़ता है कि नक्षत्र के साथ मेरी जो मित्रता है वह कुछ और नहीं, प्रेम है। ऐसा नहीं होता तो ब्याह की बात मन में आते ही कोई दूसरा चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं आता? ओह, यह नक्षत्र जल्दी से कुछ और बड़ा क्यों नहीं हो जाता है? इस बीच एक परेशानी जरूर पैदा हो गई। उस दिन मैं नीचे वाले कमरे में आशीन डॉक्टर के पास जाने के समय कावेरी लहरी की भावभंगिका माँ को छिपकर देख रही थी। इसी कमरे में नक्खा को विदा करते समय थोड़ी देर बैठकर बातें कर लिया करती थी। हालांकि अब यह कमरा मुझसे छिन गया है। इसमें बुआ का पलंग लग गया है, साथ ही बिछावन, अलमारी, आलना वगैरह सजो दिए गए हैं। बुआ ने घर का निचला हिस्सा मन मुताबिक सहेज लिया। माँ ने कई बार उससे कहा, लेकिन वह माँ के रसोई घर में ना तो खाना बनाती है ना खाती है। नीचे सहन के एक कोने में दो जनता स्टोव जलाकर खाना पकाती है। फूफा जी के लिए सवेरे स्टोव पर भात वात तैयार कर देने और उनके दफ्तर निकल जाने के बाद आराम से चाय वाय बनाकर पीती है। फिर नहा धोकर बन ठन कर कंधे पर रंगीन बैग झुलाती खरीद फरोख्त के लिए बाजार की ओर निकल जाती है। इसका सीधा साधा मतलब है तो इतना ही, बुआ ने जो सपना देखा होगा वह उसे हासिल हो गया। सवाल है, क्या सचमुच उसे यह सुख हासिल हो गया? अभी अभी यह भी सुना है कि फूफा जी के सामने टीवी की रट लगाए हुए है, जबकि मैंने फूफा जी को यह कहते हुए सुना कि अब इतनी जल्दी में यह सब कहाँ से लाऊंगा भला, और टीवी कोई खाने पहनने की तो चीज़ नहीं, और अलग से इसे खरीदने की ज़रूरत भी क्या है? घर में एक टीवी तो पहले से ही है। बुआ ने तमतमा कर पूछा, वाह, क्या अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने की चाह नहीं होती? मुझे तो कभी कभी यही जान पड़ता है कि अनिमेश नाम के इस आलू पकौड़ा छाप वाले आदमी को हमारी बुआ चाबुक मार मार कर घुड़दौड़ के मैदान में उतार कर ही दम लेगी, और मेरी माँ इस जाबाज औरत के उपस्थिति पर भरोसा रखकर अपनी मुक्ति का स्वप्न देख रही है। हमारी बुआ महारानी को इन दिनों एक और शौक चल रहा है। अचानक नक्षत्र की माँ और चाची के साथ गहरी छलने लगी। उनके साथ वह दोपहर के शो में सिनेमा जाती है और साथ लेकर खरीदारी करने को बाजार की तरफ निकल जाती है। यही नहीं, अपने घर की पकी सब्जी या कोई दूसरे पकवान कटोरे या डिब्बे में भरकर उनके यहाँ उपहार के तौर पर दे आती है। मैं यह भी देख रही हूँ कि वे सब भी खुकू को देखकर पिघल जाती हैं। खुकू मुनी ने शादी के बाद पलक झपकते अपने पति को अपने वश में कर रखा है और उसे अपने माँ बाप से अलग 2.5 चावल की खिचड़ी पका रही है। इस बात में किसी को दोष नज़र नहीं आता। दरअसल मोहल्ले के लोग आपस में मिलना जुलना वैसे भी काफ़ी पसंद करते हैं,
लेकिन मेरी माँ तो कभी भी उस तरफ अपना मुंह नहीं करती। माँ का सबके साथ मिलना जुलना और वह बड़ी विनम्रता से सबसे बातें भी करती है, लेकिन वह किसी के गलभाइयाँ नहीं डालती। हमारी बुआ वही कर रही है और इसलिए वह एकाएक बहुत अच्छी बन गई है। दूसरे बुआ तो इसी मोहल्ले की बेटी है, बहू नहीं। और ऐसी बहुओं के देशों को ढूंढते रहना, उन्हें बहरा रहने की सबसे बुरी आदत औरतों में ही हुआ करती है। मेरी माँ को ऐसी औरतों ने घमंडी करार दे रखा है। पिताजी के सन्यासी होकर चले जाने के बाद तो पता नहीं उन्होंने माँ को और क्या कुछ कहना शुरू किया। क्योंकि माँ को अपनी तारीफ या बुराई से कोई खास मतलब नहीं, इसलिए यह भी उसके घमंडी होने का और एक प्रमाण है। जो भी हो, इसी तरह रोते गाते दिन बीत रहे हैं, ना अच्छे ना बुरे, ना सुख में ना दुख में। लेकिन तभी अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिसमें सब कुछ बदल गया और एक लंबे पत्र के रूप में इस घटना का विस्फोट हुआ। वही प्रज्ञा परमा जो यहाँ चक्र उत्सव के समाप्त होने पर गुरुदेव के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करती रही। उन्होंने दक्षिण भारत के किसी एक केंद्र से अपने पूर्वाश्रम के स्वामी यानी आशीन डॉक्टर के पास एक लंबा चौड़ा और कड़ा पत्र लिखकर भेजा। इस पत्र का आशय था, मेरी यह बड़ी भारी भूल थी कि मैंने उस आनंद लहरी की सिफारिश करते हुए चक्र ले जाकर भाई आनंद स्वरूप में उसका नाम परिवर्तन कराया। अब जाकर यह पता चला कि आश्रम के नियम कानून का ठीक से पालन नहीं करने के कारण उन्हें आश्रम से निकाला जा रहा है। यही नहीं, आनंद स्वरूप के रूप में उनकी उपाधि भी छीनी जा रही है और आनंद लहरी के बतौर उन्हें वापस कलकत्ता भेजा जा रहा है। हालांकि शुद्धि के लिए उन्हें पूरे 1 साल का समय दिया जा रहा है। यदि वे अपने गृहस्थ आश्रम में लौटना चाहें और कठोर नियम का अनुपालन कर स्वयं को पूरी तरह बदल दें तो उनकी दोबारा आश्रम प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। इस घटना से परमा की तो जैसे नाक ही कट गई है। उनका सिर सबके सामने नीचा रहता है और ऐसा इसलिए हुआ कि आनंद लहरी नाम के आदमी के साथ अशीन डॉक्टर की रिश्तेदारी है, जबकि आपस में ऐसा कुछ नहीं। अशीन डॉक्टर खुद वह पत्र लेकर हमारे पास आए। लीजिए, पढ़कर देखिए। वह पत्र माँ के सामने फेंकते हुए उन्होंने कहा। माँ ने वह पत्र देखा लेकिन उठाया नहीं। वह बोली, मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ती। लेकिन बुआ तो डॉक्टर को देखते ही दौड़ी चली आई। उसने वह पत्र तेजी से लपक लिया और बोली, वाह, जिसकी चिट्ठी अगर वही बढ़ा दे तो क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। इसके बाद उसने उस पत्र को जोर शोर से पढ़ा, फिर बोली, अच्छा हुआ, हे भगवान, शाप मिला तो पति मिला। घर का बच्चा घर को लौटा। 1 साल तक शुद्धि करने के बाद फिर वहां लौटेगा। दिमाग खराब है क्या उसका? चलूं मैं भी उसके यह अच्छी खबर सुना कर आऊं। वह घर आ चुका है। तमाम असुविधाओं के बीच कभी कभी कोई ना कोई सुविधा मिल ही जाती है। नीचे वाले घर के छिन जाने पर एक सुविधा यह हो गई कि माँ और डॉक्टर पर सीधे निगरानी रखी जा सकती है। हमें भैया वाले कमरे में ही बैठना पड़ेगा। इसकी वजह यह थी कि माँ बाहरी लोगों को अपने सोने वाले कमरे में नहीं बिठाती है। भैया पहले की तरह दफ्तर से सीधे घर को नहीं लौटता। वह दोस्तों के यहाँ अड्डा जमाने के बाद ही घर लौटता है। घर यूं ही सूना पड़ा रहता है। फूफा जी के दफ्तर से लौट आने के बाद बुआ आशिंदा के साथ पहले वाली बेफिक्री के साथ गप्पे नहीं मार सकती। यहाँ तक कि फूफा जी के नाश्ते और चाय के लिए नीचे उतरकर जाना पड़ता है। माँ को इससे थोड़ी राहत महसूस होती है। और हम लोगों का कमरा भी बरामदे वाले गलियारे के पास ही है। मैंने देखा कि बुआ के चले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, खोखो ने गलत नहीं कहा, शाप मिला तो पति मिला। यह शाप नहीं, वरदान है, सचमुच का वरदान। माँ की नज़र आशीन डॉक्टर पर ठहर गई। फिर उसने पूछा, तुम्हें भी यही जान पड़ता है? आशीन डॉक्टर शायद उस नज़र के सामने पल भर सहम गए, फिर बोले, पता नहीं। और इस बारे में आनंद की मानसिकता को देख परख कर ही कुछ कहा जा सकेगा। यह तो अपनी खाल बचाने वाला उत्तर है। डॉक्टर ने अचानक फिर जोड़ा, और दिक्कत यह है कि मुझे ठीक इसी समय 1 सप्ताह के लिए बम्बई जाना पड़ रहा है। बम्बई? हाँ, उसी दवाई को पेटेंट कराने के सिलसिले में एक बढ़िया ऑफर मिला। यानी तुम तब नहीं रहोगे? हाँ, इस काम में 7-8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तो लग ही जाएंगे। यह तो काफ़ी लंबा समय है, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। 7 दिनों में तो पृथ्वी पर प्रलय हो गया था। सारी धरती पानी में समा गई थी, पता है ना। और सिर्फ कुम्र अवतार के द्वारा ही कभी वेदों को इन्होंने अपनी पीठ पर रखकर बचाया था। अब इस युग में पता नहीं कौन रक्षा करेगा। इस तरह की बातों का क्या मायने है, समझ नहीं पाती। क्या सोचकर माँ कुछ कह देती है। सचमुच ऐसी बातों को समझ पाना मुश्किल है। खैर, वैसे अशीन डॉक्टर की बातें उतनी खटन नहीं होती। उन्होंने कहा, सचमुच बड़ा अजीब सा है। ठीक ऐसी घड़ी में ही माँ, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ और भी कई परेशानियां लेकर आती है। और यह कोई नई बात नहीं है।
इस तरह की बात का क्या मतलब था भला? क्या पिताजी को लौट आना मुसीबत थी? डॉक्टर ने कहा, आनंद के बारे में एक ही चिंता मुझे सता रही है। वह अचानक ऐसा कोई व्यवहार कर बैठा था। माँ का स्वर अचानक तेज और तीखा हो गया। क्या उसके व्यवहार में तुम्हें कभी कोई अजीब बात देखने को नहीं मिली, बताओ? नहीं, दरअसल बात यह है। बात छोड़ो, माँ ने कहा। अब यहाँ से जाने के पहले तुम्हें मेरा एक उपकार करना होगा। यह मेरा अनुरोध है। अनुरोध? कहिए, आदेश दीजिए। आदेश ही जैसे सिर आंखों पर लेना होगा। मैं कह रही हूँ, वैसे भी मुझे रातों को नींद नहीं आती। नींद की गोली के बिना नींद कहाँ। अब सामने से अंधड़ आता दिख रहा है और पीठ से लगी दीवार दरक रही है। पता नहीं क्या होने का है। तुम बंबई जाने से पहले ढेर सारी गोलियां दे जाना। तुम डॉक्टर हो, इसमें परेशानी नहीं होगी। ढेर सारी गोलियां? नींद की गोलियां? डॉक्टर परेशान हो उठे। इसका कोई मतलब नहीं, नींद की जरूरत है मुझे। डॉक्टर ने अचानक माँ का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थामकर बड़ी उतावली से कहा, कावेरी, क्या हुआ? तुम क्या चाहती हो? मैं अपना जाना मुलतवी कर दूं? क्या कह रहे हो? मैं किसी मूर्ख की तरह तुमसे ऐसा करने को क्यों कहूंगी? तुम्हारे लिए तो एक सुनहरा भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। तो फिर ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? बड़ी मुश्किल से मैंने बताया ना, नींद की जरूरत पड़ने पर गोलियां काम आएंगी। तभी तो इन्हें इकट्ठा करने की चाह और चिंता है। अपने से जुटा पाना इतना आसान का है। हालांकि मुझे लोक समाज में एक बित्ता जीभ निकालकर या आग में जलकर झुलसे हुए बैगन की तरह दिखना हमेशा ही बुरा लगता है। घिन सी आने लगती है कभी कभी। कभी मुझे आराम की जरूरत पड़ती है। मैं ये सब देखकर एकदम गूंगी खड़ी थी। आखिर माँ को ऐसा कहने का मतलब क्या था? माँ ने अपना हाथ भी डॉक्टर के हाथ से नहीं छुड़ाया। आशीन डॉक्टर उसके हाथ को जोर से दबाते हुए कहा, मुझे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश मत करो कावेरी। मुझसे वादा करो कि ऐसा कोई बात नहीं करोगी। तुम्हारे मुंह से ऐसी चालू किस्म की बात अच्छी नहीं लगती। माँ ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर कठोर स्वर में बोली, तब और क्या अच्छा लगता है? सिर्फ मुस्कान। एक पत्थर की मूरत उसके होठों पर चिपकी, एक स्थायी मुस्कान। बस मुझे माफ कर दो कावेरी। तुम्हें तुम्हारे ईश्वर की कसम और दुनिया भर के प्यार की कसम, तुम इस तरह की डरावनी बातों को अपने मन से एकदम निकाल फेंको। तुम तो बेहद शक्तिशाली औरत हो। दया करके तुम उस बदनसीब को माफ कर देना। माँ के होठों पर एक अजीब मुस्कान खिल गई। माँ ने कहा, माफी? तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं उस अभागे के ऊपर बली बली जाऊंगी? तुम भी कैसे बेवकूफ हो। माफी का सवाल तो खुद अपने को लेकर है। खुद अपने को माफ करना सबसे मुश्किल काम है डॉक्टर। कावेरी, तुम कहना क्या चाहती हो? आकर समझ नहीं पा रहा हूँ। माँ ने आहिस्ते से कहना शुरू किया, तुम इतने तो बेवकूफ नहीं कि कुछ समझ ना सको। तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। एक आदमी जब जहां जी में आया चला जाए, निकल जाए, और वह मन ही मन इस बात के लिए निश्चिंत हो कि जब चाहेगा तब आकर घर में चाबी बंद संदूक में जो कुछ पड़ा हथिया लेगा। और अगर अचानक आकर देखे कि बंद संदूक में रखी सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, तो क्या करेगा? वह इस बंदूक संदूक की रखवाली को किस नजर से देखेगा? अब तुम ही बताओ कि उस भेदिया नजर को झेल पाना आसान है, और तब जबकि रखवालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा हो। और तुमने भी इसमें अड़ंगा लगा दिया। दुश्मन ही आखिर यही करता है। ठीक है, तुम्हें अब गोलियां देने की जरूरत नहीं। अश्विन डॉक्टर ने भी धीमे स्वर में उत्तर दिया। वह यह बदनसीब बेवकूफ नहीं, यह तो तुमने कहा, लेकिन यह अभागा पूरी तरह अंधा भी है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं चला? ज्यादातर लोग सिर्फ अपने अंदर ही देख पाते हैं, वे बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं कर पाते। माँ खामोश रही। माँ ने थोड़ा रुककर डॉक्टर ने फिर कहा, हो सकता है अनुभव में उतरने के बावजूद वह अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं कर पाता। अब दोनों खामोश बैठे थे, चुपचाप। उनमें से कोई किसी को नहीं देख रहा था। नहीं, अब इस बात में संदेह नहीं कि इसे कहते हैं प्रेम। उस दिन बुआ ने गुस्से में भरकर कहा था, 3-3 बच्चों की माँ और 40 के पैठे पर। लेकिन मैं साफ देख रही हूँ कि आशीन डॉक्टर माँ पर अपने प्रेम के चलते जान लुटाने को तैयार है। और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अब तो माँ भी। ऐसा ना होता तो माँ ने वादा क्यों किया? इतनी सारी बातें क्यों की? बीच बीच में संदेह भी होता है कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैं यही सोचती रही कि आखिर ऐसा क्यों कर संभव है। माँ ने पिताजी से प्रेम करके ही तो विवाह किया था। अब ऐसा देख रही हूँ कि बदल जाता है, सब कुछ बदल सकता है। उसके बाद मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूंगी। फिर तो ऐसे लोग, हम लोग भी बदल सकते हैं। इतनी मानसिक पीड़ा के बावजूद मेरी आंखों में अश्विन डॉक्टर के प्रति ठहरे हुए चेहरे में मानो कृतज्ञता का भाव भी था। माँ ने उससे कोई वादा नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सुकून भी था। माँ ने जैसा भयानक इरादा कर लिया था, उससे कम से कम राहत तो मिली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे बाप रे,
मैं तो यह सोच भी नहीं सकती